हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे सिलेबस में मैथ में क्या क्या है। सबसे पहले है नंबर थ्योरी, सेकेंड नंबर पे है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थर्ड नंबर पे है कोऑर्डिनेट 3D ज्योमेट्री। हम बात करते हैं नंबर थ्योरी की। नंबर थ्योरी का मतलब, नंबर का मतलब होता है संख्या और थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत, यानी संख्याओं पर जो सिद्धांत दिए गए उसे ही हम नंबर थ्योरी कहते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज है? तो नंबर थ्योरी, जैसे कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं गूगल पे, है ना, किसी से भी, तो उसके अंदर एक कोड आता है जिसे डाले बिना आपका पेमेंट नहीं होता है। वो कोड इस नंबर थ्योरी के द्वारा ही बनाया जाता है ताकि उसे कोई हैक नहीं कर सके। एक जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए अभी घड़ी में 10 बज रहे हैं, ठीक है, तो 5 घंटे बाद कितने बजेंगे? तो आप क्या कहेंगे कि साहब 15 बजेंगे। 15 बजेंगे? ये 15 कहाँ बजते हैं कि रेलवे वाली घड़ियों में। पर अगर हम हमारी घर वाली घड़ियों की बात करें तो उसके अंदर 15 बजे मतलब कि साहब 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, मतलब 12 के बाद में 13 नहीं आता है ना। यानी जो संख्याएं होती हैं उनका रिपीटेशंस होता रहता है, यानी 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 1 बजेगी, 1 के बाद में 13 नहीं बजेगी। इसका मतलब है कि संख्याएं रिपीट होती रहती हैं। वैसे ही नंबर थ्योरी के अंदर भी संख्याओं का रिपीटेशन होता है। जैसे मैं कहूँ आपको कि गाड़ी का जो मैकेनिक होता है, अगर गाड़ी में कोई खराबी होती है तो मैकेनिक क्या करता है, उसकी पुर्जे खोलता है और उसे सही करता है। यानी वह उनका पैटर्न समझता है कि पुर्जे किस तरीके से जोड़े गए हैं और उसके बाद में वो उसे सही करता है। वैसे ही नंबर थ्योरी में भी संख्याओं की एक ऐसा पैटर्न होता है जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो नंबर थ्योरी का यूज हमारी डेली लाइफ में यही होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पहले टॉपिक की नंबर थ्योरी में, और वो होता है डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता। क्या होता है? विभाज्यता। विभाज्यता का मतलब समझते हैं? भाज्यता का मतलब भाग जाए, इसको विभाजित करने वाला विभाज्यता। जैसे आपने देखा होगा कि ये हमारा डिवाइड का साइन होता है, इसके इस तरफ जो संख्या लिखते हैं यानी जिससे भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य, जो बचता है उसे हम कहते हैं भागफल, और जो मतलब भाग देने पे जो आया है वो भागफल, और जो नीचे बचेगा और वो कहलाता है शेषफल। ठीक है, इसे कहते हैं डिविडेंड, इसे कहते हैं डिवाइजर, इसे कहते हैं क्वोटिएंट और इसे कहते हैं रिमाइंडर। इसे क्यू से लिखा जाता है और इसे आर से लिखा जाता है। अब ये विभाज्यता का कथन क्या है? एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विभाज्यता का कथन लिखिए, तो हम कह रहे हैं कि ए व बी पूर्णांक है। ए और बी पूर्णांक का मतलब वे संख्याएं होती हैं जो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक होती है। तो ए व बी क्या है? पूर्णांक है। हमने ये माना जहां पर ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तब जो आपको भागफल मिलेगा वो क्यू मिलेगा और जो शेषफल मिलेगा वो आर मिलेगा। ये इसकी थ्योरी कहती है। तो देख लीजिए, भाग देने पे जो मिल रहा है वो भागफल और नीचे जो बच रहा है वो शेषफल आ गया। और जो ये शेषफल का मान होता है ये हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए यहाँ पर 2 बच रहा है और यहाँ पे मैं डिवाइड भी 2 से दे रही हूँ, तो फिर अगर यहाँ पे 2 है तब तक तो इसका डिवाइड और जाएगा, यानी एक बार में जाएगा। और जैसे ही अब यहाँ 0 आ गया, मान लीजिए इसका डिवाइड दिया तो 2 की बजाय अब मैं 4 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, जैसे मैंने 4 ले लिया तो ये 2 बार में जाएगा, या 4 बचेगा और नीचे 0 आ गया, मान लीजिए कुछ नहीं बचा। तो जब तक यहाँ पे 0 है, अब इसका डिवाइड इसमें जा रहा है क्या? कि नहीं जा रहा है। पर अगर यहाँ पे 2 रहता तो इसका डिवाइड इसमें जाता। इसलिए ये हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और जो संख्या है यानी जो भाजक है उससे हमेशा छोटा होगा, क्योंकि अगर भाजक से बड़ा होगा तो डिवाइड चला जाएगा ना। इसलिए ये इसकी एक शर्त होती है। दूसरी बात कि b बराबर AC होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए 3 और 12,
इस लाइन का क्या मतलब होता है? इस लाइन का मतलब ये होता है कि 3 12 को विभाजित करता है, यानी इसका इसमें डिवाइड जाता है। तो फिर मैं 12 को कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ ना 3 × 4, इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि जो ये 4 है ना, ये यहाँ पे C का काम कर रहा है। ये 12 है, ये 3 × 4 है। आप चाहें तो B की जगह A भी लिख सकते हैं और A की जगह B भी लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आपने यहाँ लिया है वो इसके मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे जो C है ना वो 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A व B, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि A व B धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब इनकी जो वैल्यू है वो कैसी है? पॉजिटिव है। A और इस साइन का मतलब है A B को क्या करता है? A B को विभाजित करता है। इस साइन का क्या मतलब है? A B को विभाजित करता है। तो बताइए इस साइन का क्या मतलब है? कि B A को विभाजित करता है। और इनके बीच में जो ये साइन लगा हुआ है, इस साइन का मतलब होता है यदि और केवल यदि, यानी ये तब संभव है जब ये संभव होगा। तो आपको यही प्रूफ करना है कि A = B होता है। आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो आप देखिए A B को विभाजित करता है, यानी डिवाइड जा रहा है। तो क्या मैं इस B को इस A के गुणा में लिख सकती हूँ? एक ऐसा गुणांक यहाँ पे लिख दिया जाए जिससे इस A को गुणा करने पर ये B के बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ भी मैं सेम ऐसा ही करूंगी। A = BC2, दोनों जगह अलग अलग गुणांकों का गुणा किया जा सकता है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस A की वैल्यू उठाकर लिख दूंगी। तो क्या आएगा? BC2 C1। इस B को इधर भेजा जाएगा तो B और C1 और C2। तो B का V में डिवाइड देने पर 0 नहीं बचता, 1 बचता है, क्योंकि किसी की टेबल में एक बार बोलोगे, जैसे मैं 2 और 2 लिख दूं तो 2 की टेबल आपको ऐसे बोलनी है। तो यहाँ पे मान कितना आएगा? यहाँ 1 आएगा। तो C1 और C2, बताइए इसकी वैल्यू 1 कब होगी? इसका मान 1 कब होगा? जब C1 भी 1 होगा और C2 भी 1 होगा, तब इसकी वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब है ये C1 भी 1 है और ये C2 भी 1 है। आपको ये मान उठाना है और यहाँ पे लिख देना है कि B = A C1, और C1 की जगह 1 लिख दो तो B = A। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है? जब भी हमने पढ़ी विभाज्यता वाला कथन। तो विभाजन एल्गोरिथम में भागफल Q व शेषफल R अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब यहाँ पे कि इनका जो जोड़ा बनेगा ना वो सिर्फ एक ही बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता। इस लाइन का ये मतलब है। तो हम जैसा कि हम परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या सिद्ध करते थे, तो हम क्या कहते थे कि √2 माना कि एक परिमेय संख्या है, फिर अंत में वो निकल जाता था अपरिमेय। वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। हमने मान लिया कि मान लीजिए इनका अद्वितीय हल नहीं है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि A = BQ1 + R1, यानी इन दोनों के अलग अलग मान होंगे Q और R के। इसी तरीके से एक हमने मान लिया BQ2 + R2, यानी दो अलग अलग मान लिए। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन के अंदर ये A दोनों चीज में है, तो हम इनको इक्वल में लिख सकते हैं। तो BQ1 + R1 = BQ2 + R2। इन दोनों को एक तरफ ले आइए तो BQ1 - Q2 आ जाएगा, क्योंकि इसको इधर लाएंगे फिर B को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा R2 - R1। इस लाइन का मतलब ये है कि जो B है वो R2 - R1 को विभाजित करता है, यानी डिवाइड जाता है। इस लाइन का ये मतलब है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही इसका इसमें डिवाइड जाता है, तो अब मुझे आप ये बताइए कि R2 का सबसे इसके अंदर जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि इसके अंदर जो आपका R1 है उसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए और इस B से छोटा होना चाहिए।
इसमें भी क्या कंडीशन बनेगी कि इस R2 का मान B से छोटा होना चाहिए, यही कंडीशन बनेगी। तो बताइए R2 का सबसे छोटा मान क्या आएगा, बताइए मुझे। कि सबसे छोटा मान तो 0 हो सकता है, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो 0। और R1 का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, तो R1 का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है कि B हो सकता है, B से ज्यादा तो नहीं हो सकता, B से कम ही होगा ना, इसका मतलब हम B मान सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं B। तो अब बताइए R2 माइनस R1 क्या होगा, तो जब आप इधर 0 लिखेंगे इधर माइनस B लिखेंगे तो यहाँ माइनस B आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से जब आप यहाँ लिख देंगे कि R2 का सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो मुझे बताइए ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि साहब B से छोटा होगा, पर लगभग हम उसको B मान सकते हैं ना, तो वैसे ही हमने यहाँ मान लिया। फिर R1 का सबसे छोटा मान क्या होगा, R1 का सबसे छोटा मान 0 होगा। फिर R2 माइनस R1 कीजिए तो क्या आएगा, B माइनस 0 यानी B, यही आएगा ना। अब क्या करना है, हमें एक रेंज मिली यार कि माइनस B से लेकर के B तक जा रहा है इस R1 माइनस R2 का मान, यही जा रहा है ना, इसकी लिमिट यही से जा रही है, माइनस B से लेकर के B तक जा रहा है। हम लिमिट निकाला करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे लिमिट निकल रही है। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आप एक बात बताइए कि मैंने 8 की टेबल लिखी, इस तरीके से आगे चलती जाएगी, क्या 8 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता। क्या 8 की टेबल में 2 आता है, नहीं आता। क्या 8 की टेबल में 4 आता है, नहीं आता है। 16, 32 यानी संख्याएं बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है ना। इसका मतलब है कि जो बड़ी संख्या होती है उसके अंदर छोटी संख्याएं नहीं आ सकती है उसकी पहाड़े के अंदर, यानी ये इन्हें पूरा काट नहीं सकता, पूरा विभाजित नहीं कर सकता है। इसलिए पर एक संख्या आपने देखी होगी 0, 0 अपने से बड़ी संख्या से विभाजित होता है, पर यहाँ पे ये नहीं होता है, इसलिए हम R1 माइनस R2 बराबर 0 लिख सकते हैं ना, तो एक 0 वैल्यू हो जाएगी। तो फिर इसके बराबर में जो ये था B Q1 माइनस Q2, तो क्या ये भी तो 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मान निकालेंगे तो R1 बराबर R2 और यहाँ से निकालेंगे तो Q1 बराबर Q2 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ तो ये बराबर आ गए, और हमने तो कहा था कि साहब ये तो अद्वितीय होते हैं, यानी इसके जैसा दूसरा जोड़ा बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये अपना प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चन की। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये सब एग्जाम में पूछे गए सवाल है। देखिए, सिद्ध कीजिए किसी पूर्णांक का वर्ग 4k या 4k प्लस 1 के रूप का होता है जहां पर k पूर्णांक है। तो हम जानते हैं विभाज्यता के नियम से a बराबर bq प्लस r होता है, हम ये जानते हैं ना। हम जानते हैं कंडीशन 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटा होना चाहिए। तो बताइए 4k के रूप का होना चाहिए, है ना, हमें प्रूफ ही करना है। इसका मतलब b जो है वो अधिकतम 4 हो सकता है, इससे ज्यादा r का मान नहीं जा सकता है ना। तो b क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। तो आप a जो है वो भाज्य है, b जो है वो भाजक है, q जो है वो भागफल और r जो है वो शेषफल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 हो सकता है, तो मैं यहाँ लिख दूं 4q प्लस r। अब एक बात बताइए, r का मान इस 4 से छोटा ही होगा ना, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, ना इससे कम हो सकता है। तो मैं r की जगह 0 लिखूं तो a बराबर 4q, मैं r की जगह अगर 1 लिखूं तो a बराबर 4q प्लस 1, मैं r की जगह 2 लिखूं तो a बराबर 4q प्लस 2, मैं r की जगह अगर 3 लिखूं तो 4q प्लस 3। आप चाहते तो यहाँ 4 की जगह 2 भी लिख सकते थे, है ना, क्योंकि हमें वर्ग करके 4k प्रूफ करना है, तो आप यहाँ पर 2 भी ले सकते थे, ठीक है ना, उससे और छोटा हो जाता। पर आप ये भी देख लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसी तरीके से बताऊंगी। अब हमें क्या करना है, वर्ग करना है, तो वर्ग कीजिए a स्क्वायर बराबर
4q का स्क्वायर यानी a स्क्वायर बराबर 16q का स्क्वायर। किसके रूप में लाना है? 4k के रूप में लाना है। तो 4 बाहर रख लीजिए, अंदर जो बचे उसे ऐसे लिख दीजिए, इसे k मान लीजिए। a स्क्वायर बराबर 4k यानी k की वैल्यू यहाँ कितनी मान ली हमने? 4q स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम 4q प्लस 1 का निकाले तो 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर और a स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 16q स्क्वायर, बीच में 4 टू 8q प्लस 1। अब क्या करें, इन दोनों के अंदर देखिए आप 4 कॉमन आ रहा है ना, तो आप लिख दीजिए 4 और अंदर बचेगा 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इसे k मान लीजिए तो ये 4k प्लस 1 का रूप होगा। तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से ये देखिए, सिद्ध कीजिए किसी पूर्णांक का जो घन होता है, घन का मतलब क्यूब होता है, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, इस रूप का होता है। सिंपल सी चीज मान लीजिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर अगर आप 9 लिखेंगे तो आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे r की जगह मतलब यहाँ पे b की जगह कितना मान सकते हैं? 3 भी मान सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी आप 2 मान सकते हैं, तो सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे 3q प्लस आर। तो बताइए r का मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। आप यहाँ लिख दीजिए, जब आप 0 लिखेंगे a बराबर 3q आ जाएगा, जब आप 1 लिखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा, जब आप 2 लिखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करें, अब दोनों तरफ क्यूब करें, तो a क्यूब बराबर 3q, तो ये a क्यूब बराबर 27 का क्यूब, तो a बराबर, इधर आपको तो 9 निकालना है तो 9 लिख लीजिए, बाकी जो बचे वो अंदर लिख लीजिए और इसे k मान लीजिए। इसी तरीके से आप 9m प्लस 1 का कर सकते हैं, 9m प्लस 2 का कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि किन्हीं, ये क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार MDS यूनिवर्सिटी में तो पूछा हुआ भी है। किन्हीं r क्रमागत संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल r से विभाजित होता है। ये हम पढ़ चुके हैं ना, NTR वगैरह। ये फैक्टोरियल इस तरीके से भी लगाया जाता है और इस तरीके से भी लगाया जाता है, तो ये वही है। हमें ये प्रूफ करना है r क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो माना r क्रमागत संख्या क्या है, मान लीजिए n है, n प्लस 1 है, n प्लस 2, इस तरीके से n प्लस r माइनस 1 तक ये संख्याएं चल रही, हमने मान लिया, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये फैक्टोरियल r के गुणनफल से विभाजित होता है। मतलब जैसे मैं आपके सामने संख्या लिख दूं 13, 14, 15, 16 और मैं कह दूं r बराबर 4 है, तो क्या 4 के टेबल में 16 आता है? आता है ना। तो वैसे ही हमें प्रूफ करना है कि इन पूरी क्रमागत संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होगा वो इस फैक्टोरियल r से विभाजित होगा, यानी इस फैक्टोरियल r में आता होगा। हमें ये प्रूफ करना है। अब इन संख्याओं का हम गुणनफल कर देंगे, जैसा हमें कहा गया हम सिर्फ वही करेंगे, n प्लस 1, n प्लस 2, इस तरीके से n प्लस r माइनस 1 तक ये संख्याएं चलती रहेगी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं p यानी क्रमचय है ना, तो p मान लिया 1 से लेकर के मान लीजिए 1, 2 इस तरीके से n संख्याओं तक, n प्लस 1 ये चल रहा है, इस तरीके से n माइनस 1 संख्याओं तक का जो मल्टीप्लाई है वो, और साथ में ये गुणा में चल रहा है, 1 से लेकर के जितनी भी संख्या है, n संख्या है, उनका योगफल गुणा कर, मतलब गुणा कर रहे हैं उनका गुणा, ठीक है ना। तो ये गुणा कर लिया, ये n प्लस 1 और इस तरीके से n प्लस r माइनस 1, ये इस तरीके से चल ही रहा है, ठीक है। अब नीचे क्या हो रहा है, नीचे भी हम इसी तरीके से 1 से लेकर के n माइनस 1 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। भाई जैसा ऊपर किया है वैसा नीचे कर दिया, 1 से लेकर के n माइनस 1 तक की संख्याओं का गुणा कर लिया। अब इसे क्रमचय के रूप में लिखे तो बताइए क्रमचय के रूप में कैसे लिखा जाता है, परमुटेशन के रूप में। तो ये देखिए n प्लस r माइनस 1 लास्ट वाली संख्या और यहाँ पे n माइनस 1 लास्ट वाली संख्या, ठीक है। हम दोनों तरफ अगर फैक्टोरियल r का गुणा कर दें तो क्या होगा, मुझे आप बताइए।
भाई आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ अगर आप फैक्टोरियल आर का गुणा करते हैं तो ये एनसीआर का फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि उस फैक्टोरियल जब अपन ये मतलब पी का निकालते हैं तो ये एन माइनस आर जो भी है वो यही आता है ना, एन सी। और सी का जब निकालते हैं, है ना, तो एन सी आर बराबर फैक्टोरियल आर एन माइनस आर ये होता है। तो ये सेम इसी के रूप का बन गया, देख लीजिए। और सी का मतलब है चुनना, है ना, क्रमचय संचय पढ़ते हैं ना, ये वही संचय है। तो इससे चुनने के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है, तो ये एन की जगह एन प्लस, तो देखिए इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं एन प्लस आर माइनस वन सी, और नीचे आर लिख दीजिए, है ना। अब ऊपर वाली जो संख्याएं होती हैं वो नीचे वाली संख्या से पूरी तरीके से कट जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी, है ना। हमने वो एग्जाम्पल लिया था, तो हम कह सकते हैं कि जो ये आर क्रमागत संख्याएं हैं ये फैक्टोरियल आर से विभाजित हो जाएगी। आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम अब आगे की बात कल जीसीडी वगैरह जितने भी टॉपिक्स हैं वो उसकी बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा।